का नाम है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के साथ हम लोग क्या देखेंगे, मॉलिक्यूलर मास भी हम देखने वाले हैं। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, किस तरीके से मॉलिक्यूलर मास को हम निकालते हैं, ये सारी चीज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन को देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं कंसंट्रेशन या सांद्रता। कंसंट्रेशन या हमारे पास क्या है, सांद्रता। क्या देखने वाले हैं हम, सांद्रता या कंसंट्रेशन को हम देखने वाले हैं। अच्छा एक बात बताइए, कंसंट्रेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि हम जानते हैं कि हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन होता है तो सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती है, एक तो होता है सॉल्यूट और एक होता है हमारे पास सॉल्वेंट। एक होता है विलेय और दूसरा क्या होता है, विलायक। जैसे यहाँ पर देखें, यदि हम देखें कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, कुछ मात्रा में पानी मिला हुआ है और साथ में इसके अंदर क्या मिला दिया हम लोगों ने, साथ में इसमें हमने सॉल्ट या शुगर कुछ भी मिला सकते हो। तो हमारे पास क्या मिला, क्या देखने को मिल रहा है कि हमारे पास क्या है, वाटर प्लस शुगर का सॉल्यूशन हमारे पास है ना। हमारे पास पानी और शक्कर का एक सॉल्यूशन दे रखा है जिसके अंदर हम क्या देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि मिलकर क्या बनाता है, ये हमारा बनाता है सॉल्यूशन। क्या बनाता है, सॉल्यूशन या विलयन बनाता है। अब हमें ये देखना है कंसंट्रेशन क्या होता है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि इसके अंदर किसी भी सॉल्यूट के अंदर, किसके अंदर, सॉल्यूट। पहले एक बार लिख लेते हैं सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्यूट को देखते हैं, सॉल्यूट तो हमारे पास शुगर होगा, सॉल्वेंट क्या होगा हमारे पास, वाटर होगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो सॉल्वेंट होता है वैसा ही हमारा सॉल्यूशन होता है। कल हम लोगों ने देखा है कि हमारे पास तीन तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैस सॉल्यूशन। जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि सॉलिड सॉल्यूशन जो हमारे पास होता है उसमें क्या होता है, सॉल्वेंट हमारा सॉलिड होता है ना। लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमारा लिक्विड होता है और हमारे गैस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमारा गैस होता है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि सॉल्वेंट में कितनी मात्रा में हमारा सॉल्यूट मिला हुआ है, उसी को हम कंसंट्रेशन कहते हैं। एग्जांपल कि हमारे पास ये पानी था, पानी के अंदर ये हमारे पास जो शुगर मिली हुई है वो कितनी मात्रा में हमारे पास मिली हुई है, किस तरीके से वो घुली हुई है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हमारी कंसंट्रेशन कहते हैं। तो अच्छी डेफिनेशन अपन देखें तो डेफिनेशन में हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जो हमारे पास सॉल्वेंट होता है उसके अंदर कितनी मात्रा में हमारे सॉल्यूट घुले हुए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारी कंसंट्रेशन बोलते हैं या सांद्रता बोलते हैं। अच्छा एक बात देखो, कंसंट्रेशन की बात यदि हम करें तो कंसंट्रेशन पे इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से होते हैं। फैक्टर की बात करते हैं तो पहला होता है हमारे पास टेम्परेचर या तापमान, दूसरा होता है प्रेशर। क्या होता है, प्रेशर होता है। तो हम देख पाते हैं कि जैसे मान लो कि हमारे पास शुगर इसके अंदर है, यदि हम इसके अंदर इसको बर्नर से गर्म कर दें तो हम क्या देखेंगे, जैसे हम इसको बर्नर से गर्म करेंगे तो हमारे पास जो सॉल्यूशन गर्म होने लगेगा और साथ में क्या होगी, जो हमारी कंसंट्रेशन है वो भी बढ़ने लगेगी। अब जब कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो हम क्या देखेंगे कि जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो हमारे पास कंसंट्रेशन भी बढ़ने लगती है। टेम्परेचर कम करेंगे तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। कल हमने आपको एक एग्जांपल दिया था जिसमें हमने ये बोला था कि आपके घर पर कोई रिश्तेदार या मेहमान आए हुए हैं, उनके लिए आप लोग क्या बना रहे हो, शरबत बनाना चाहते हो, है ना। तो आप लोगों ने क्या काम करा, ठंडे पानी के अंदर शुगर को डाला। क्या वो घुलेगी, नहीं घुलेगी। क्यों नहीं घुलेगी, क्योंकि उसको घुलने में टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। वहां हमारे पास क्या है, टेम्परेचर बहुत कम है। जब टेम्परेचर कम होता है तो कंसंट्रेशन भी कम हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी। तो कंसंट्रेशन हमने क्या क्या देखा, कंसंट्रेशन में हमने ये देखा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारी कंसंट्रेशन भी बढ़ती जाती है। प्रेशर देखो, प्रेशर का मतलब होता है दाब, इसको बोला जाता है ताप। प्रेशर का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि हमारे पास इस तरीके का कंटेनर था जिसके अंदर हमने शुगर डाली और हमारे पास क्या डाला, अपन ने पानी डाला। ऊपर से हम एक पिस्टन लगा दें इसमें, इस तरीके से पिस्टन लगा देंगे इस तरीके से तो, और इसको हम प्रेशराइज करें नीचे की तरफ, ऊपर इसमें हम फोर्स लगाएं। जैसे हम फोर्स लगाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि इसके अंदर जो पानी होगा और साथ में इसके अंदर जो भी हमारी शुगर होगी वो उतनी फास्ट अपने अपने मॉलिक्यूल्स को तोड़ेगी और एक दूसरे से मिक्स होने लगेगी। उसी को बोला जाता है प्रेशर। प्रेशर डालना, ऊपर से हम प्रेशर डालेंगे तो फाइनली हमारी कंसंट्रेशन भी बढ़ने लगेगी। तो हमने क्या देखा, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ती है, टेम्परेचर कम करते हैं तो कंसंट्रेशन कम होती है। प्रेशर बढ़ाते हैं तो कंसंट्रेशन हमारी बढ़ती है, प्रेशर कम करेंगे तो कंसंट्रेशन भी हमारी कम होने लगेगी। समझ में आया कुछ, क्या बताया। तो ऐसे करके हमने कंसंट्रेशन के बारे में देखा। यदि हम कुछ इसका शॉर्ट फॉर्म देखें तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि कोई भी सॉल्यूट कितना घुला हुआ है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, उसी को कंसंट्रेशन कहते हैं। या घुलने का तरीका ही हमारा क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन कहलाता है। सपोज करो कि हमारे पास एक गिलास में वाटर है, पानी है,
उसके अंदर हमने क्या काम किया, एक इंक की ड्रॉप डाल दी, इंक का एक बूंद हमने उसके अंदर डाला, तो हम देखेंगे कि इंक हमारी धीरे धीरे उसके अंदर घुलेगी। पर क्या होगा कि यदि हम उसके अंदर जैसे हमने इंक डाली और हम एक चम्मच को लेकर उसको घोल दें, तो क्या होगा, बहुत फास्ट घुलने लगेगी वो। गर्म पानी के अंदर हम लोग क्या काम करते हैं, गर्म पानी के अंदर यदि हम नील डालेंगे तो वो बहुत फास्ट घुलेगी और हमारी कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगी। तो आज हम क्या देख रहे हैं, कंसंट्रेशन के आधार पर हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमारा सॉल्यूशन होते हैं। उससे पहले हम एक टॉपिक आपको बताने वाले हैं जिसका नाम है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अभी जितनी भी बार केमिस्ट्री पढ़ोगे, सारे चैप्टर जितने भी आप देखोगे, सब में हमें क्या देखने को मिलेगा, मॉलिक्यूलर मास के बारे में देखने को मिलेगा। तो एक बार हम आपको मॉलिक्यूलर मास के बारे में थोड़ा एक आइडिया देते हैं और फिर उसको निकालना बताते हैं, किस तरीके से हम उसको निकालते हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो अभी जो हम देख रहे हैं उसका नाम है मॉलिक्यूलर मास। तो देखो टॉपिक क्या है हमारा, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास इसको बोलते हैं आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान बेसिकली मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है कि कोई भी जो हमारे पास एलिमेंट है, देखो पहले एलिमेंट समझो। अभी हमने किसकी बात करी, एलिमेंट की। एलिमेंट को हम तत्व कहते हैं, ठीक है। जैसे कुछ एलिमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास टोटल मिलाकर 118 118 एलिमेंट होते हैं। कितने एलिमेंट होते हैं, 118 एलिमेंट होते हैं, जिनके अंदर मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड होते हैं, ठीक है। आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी इससे पहले, उसमें आपने देखा होगा कि हमारे जो भी एलिमेंट होते हैं वो हाइड्रोजन से स्टार्ट होते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इस तरीके से हमारे टोटल मिलाकर 118 हमारे पास क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं, ठीक है। अब यदि हम इसमें देखें तो एलिमेंट के अंदर हम दो चीज देखते हैं। एक तो होता है हमारे पास एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक। दूसरा होता है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान। क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान। इससे पहले कल हमने देखा था कि किसी भी एलिमेंट के या किसी भी एटम के तीन हमारे सब पार्टिकल होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हमने ये देखा था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एनी एटम। किसी भी एटम के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन उसमें उपस्थित होते हैं, उसी को हमारा क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट को लगाने वाली सीरीज, जैसे 1 2 3 4 5 6, जैसे हाइड्रोजन 1 नंबर पर आता है, हीलियम 2 पर आता है, लिथियम 3 पर आता है, बेरिलियम 4 पर आता है। इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे उपस्थित होते हैं किसी भी एटम के अंदर या किसी भी एलिमेंट के अंदर, उसको बोला जाता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या बोलेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर हमारे पास क्या बनाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर हमारे क्या बनाते हैं, हमारे पास एटॉमिक मास बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रोटॉन के बराबर ही हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन हमेशा किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर हमारे पास होता है। तो हम क्या बोलेंगे, हमें अभी किससे काम है, एटॉमिक नंबर से काम है। तो हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को आपस में मिला देते हैं, तो हमारे पास क्या देखने को मिलता है, हमारे पास एटॉमिक मास देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल सोडियम की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11 होता है। यदि इसकी मास की बात करते हैं, ये क्या है, एटॉमिक नंबर है, ये एन करके लिख देते हैं। ये हमारे पास क्या है, एटॉमिक मास है। मास कितना होता है, इसका डबल कर दो और एक जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 23.5 के आसपास होता है, पर इस क्या लिखा जाता है, 23 लिखा जाता है, जिससे कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए, ठीक है। क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन हमारा 17 नंबर पे आता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है। यदि एटॉमिक मास की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35। कितना आ जाएगा, 35.5 के आसपास होता है, तो अपन क्या लिख लेते हैं, 35 लिख लेते हैं। तो जनरली अभी अपन ने ये देखा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, और साथ में हमने क्या देखा कि एटॉमिक नंबर तो हमने देख लिया। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितने ही मात्रा में हमारे प्रोटॉन है उनको एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को यदि हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास एटॉमिक मास देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, एटॉमिक मास हमें देखने को मिलेगा। अब निकालते कैसे है, क्या हमारा मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है कि कितने जो एलिमेंट हमारे
कोई भी सब्सटेंस जिसमें हमारे जितने भी एलिमेंट हैं उनके टोटल मास का मल्टीप्लिकेशन ही हमारा मल्टीप्लिकेशन करके यदि हम उसका सम करते हैं तो हमारे पास क्या देखने को मिलता है, मॉलिक्यूलर मास देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल देखो, एक हमने लिया, एक एग्जांपल लिया हमने NaCl लिया। पहले NaCl की बात करते हैं तो NaCl हमारे दो एटम से मिलकर बना हुआ है। पहला तो हमारे पास सोडियम, दूसरा क्लोरीन मिला है क्या, इसको बोलते हैं सोडियम, इसको बोलते हैं क्लोरीन। यदि हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, इनके परमाणु द्रव्यमान की बात करते हैं, तो इनका परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। Na की बात करते हैं तो Na का परमाणु द्रव्यमान कितना लिखा आपने, देखो 23, और क्लोरीन का कितना लिखा हमने, देखो 35। देखो यहाँ पर Na का कितना लिखा है 23। ये तो एटॉमिक नंबर है, इससे अपने कोई काम नहीं है, अपने किससे काम है, एटॉमिक मास से काम है। ये इसका एटॉमिक नंबर है, इससे कोई काम नहीं, अपना किससे काम है, एटॉमिक मास से काम है। तो हम देखेंगे कि सोडियम हमारे पास 23 और क्लोरीन हमारे पास 35, टोटल ऐड कर देंगे। अच्छा एक बात और देखो, सोडियम इसमें कितनी बार है, एक बार, जब कुछ नहीं होता तो एक बार होता है। क्लोरीन कितनी बार है, एक बार। तो टोटल करेंगे तो 23 और टोटल करेंगे तो 35, तो कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा। तो हम देखेंगे कि NaCl का हमारा मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा, 58। कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 58। अभी और देखो, क्योंकि अभी पहला एग्जांपल था, अभी हम और एग्जांपल निकालेंगे तो बहुत ही इजीली तरीके से हमारे समझ में आ जाएगा। तो हमने अभी तक क्या देखा, मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है कि कोई भी जो हमारे पास कंपाउंड दिया है उस कंपाउंड में कितनी मात्रा में हमारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं, जिनमें यदि सोडियम की बात करते हैं, सोडियम एक बार है तो हमने इसका एटॉमिक मास लिखा और 1 से मल्टीप्लाई करा। ऐसे क्लोरीन एक बार है तो इसमें एटॉमिक मास लिखा और 1 से मल्टीप्लाई करा, टोटल किया, हमारे पास क्या निकल कर आ गया, हमारे पास निकल कर आ गया मॉलिक्यूलर मास। थोड़ा और वेट करो, देखो जैसे यदि हम देखें तो कुछ एलिमेंट हम लिखते हैं और फिर उसके बाद आपको बताते हैं। जैसे जनरली हम लोगों को ये एलिमेंटों के नाम पता होने चाहिए। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं कार्बन की, कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है। उसके बाद यदि कार्बन की बात करते हैं तो यदि हम बात करते हैं पोटेशियम, पोटेशियम का कितना होता है, 19। कितना होता है, 38 होता है। सोडियम की बात करते हैं तो कितना होता है, 11, ये 23 होता है। ठीक है, क्लोरीन की बात करते हैं तो 17, ये क्या होता है, 35 होता है। कितना तो होता है, 35 होता है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ये होता है 8 और ये कितना होता है, 16। कितना होता है, 16। कितना होता है, 16। जी हमको याद करना पड़ेंगे। क्यों याद करना पड़ेंगे, कि कुछ चीजें हमको याद करना ही पड़ती हैं। जैसे मान लो कि हमें एटॉमिक नंबर यदि हमको याद है, उनका डबल कर दो तो एटॉमिक मास आ जाता है। तो मेरे क्या आ जाता है, एटॉमिक मास आ जाता है। अब जैसे देखो कुछ एग्जांपल की बात करते हैं, हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी एक होता है, मास भी इसका एक ही होता है। हाइड्रोजन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर भी एक होता है और इसका मास एक ही होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर भी एक होता है और इसका मास भी एक होता है। तो यदि अपन बात करें, जैसे कुछ एग्जांपल की बात करते हैं एक और, जैसे हमने लिया KCl लिया, हमने क्या लिया, KCl। हमने आपको बोला इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल के बताओ। क्या निकाल के बताओ, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए, इसमें एक एलिमेंट तो हमारे पास J है और दूसरा एलिमेंट हमारे पास J। पहला एलिमेंट क्या है हमारे पास, पोटेशियम। दूसरा एलिमेंट क्या है, क्लोरीन। तो यदि हम इनको लिखते हैं, सबसे पहले K की वैल्यू देख लो, K कितने नंबर पर आता है, देखो 38 पर। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 38। Cl कितने पर आता है, देखो 35। बोलो हाँ, ये एक बार है तो एक का मल्टीप्लाई, J भी एक बार है तो एक का मल्टीप्लाई। ये 38 और ये 35 ऐड कर लो। ठीक है, क्या कर लो, ऐड कर लो, 73 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, 73 आ जाएगा। तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या निकलेगा, 73। सपोज करो कि हमें H2O का निकालना है, पानी का। किसका निकालना है, H2O का निकालना है। क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास। कैसे निकालते हैं, हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का देखो एक आता है, लेकिन ये कितनी बार है, 2 बार है। ऑक्सीजन का निकालते हैं, ऑक्सीजन का कितना आता है, 16 आता है, लेकिन ये कितनी बार है हमारे पास, एक बार है। देखो ऑक्सीजन, तो देखेंगे ये 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। टोटल मिलाकर हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। थोड़ा और देखो, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास हम एक अच्छा सा एक एलिमेंट लेते हैं, जैसे हम लेते हैं C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का। इसका मॉलिक्यूलर मास हमको निकालना है, तो पहले हम कार्बन लिखेंगे। कार्बन देखो कितने नंबर पर आता है, 12 नंबर पर। हाइड्रोजन कितने पर आता है, 1 पर आता है। ऑक्सीजन कितने पर आता है, देखो 16। क्लियर है इतना। यहां से देखकर हम इसके मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास हम निकाल सकते हैं। देखो कार्बन कितनी बार है, 6 बार। हाइड्रोजन कितनी बार है, 12 बार। ऑक्सीजन कितनी बार है, 6 बार।
ऐसा ही कुछ है। टोटल यदि हम इसका करें, टोटल करते हैं हम इसका, देखो टोटल कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, टोटल यदि हम करें तो कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। मल्टीप्लाई गड़बड़ किया है क्या, 1017 170 180 कितना आया, 180 आ जाएगा। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा हमारे पास, 180 आ जाएगा। तो हमने कैसे निकाला, ये हमने इसका एटॉमिक नंबर लिया और एटॉमिक मास लिया। मास लेने के बाद हमने क्या किया, कितनी बार इनके मॉलिक्यूल्स है उनको लेने के बाद हमने आपस में मल्टीप्लाई किया और हमारे पास क्या आ गया, इनके एटॉमिक नंबर से और एटॉमिक मास से हमारे पास क्या आ गया, इसका मॉलिक्यूलर मास हमने निकाल लिया। क्या निकाल लिया, मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। तो कुछ समझ में आ जा, तो देखो और देखते हैं आगे। चलो कोई बात नहीं है, ये लास्ट वीडियो है, नहीं बनाएंगे कोई दिक्कत, हम अकेले बाद में बना लेंगे। देखो अभी तक अपन ने क्या देखा, अभी तक हमने कुछ एग्जांपल देखे, अभी हम और एग्जांपल देखने वाले हैं। ठीक है नंदिनी, तुम बेटा कैमरे में देख रहे हो तुम तो देखो कोई बात नहीं है। अरे तुम सोचो ना, कुछ नया हो रहा है तो उसके लिए काम करना चाहिए। देखो अभी तक हमने कुछ एग्जांपल देखे थे, अभी हम कुछ और एग्जांपल देखने वाले हैं। जैसे यदि हम इसको देखें कि हमारे पास इस तरीके की चार्ट होती है जिसमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हमारे पास होते हैं, जो कि अभी हमने उधर बनाई थी आप लोगों के लिए। अब हमने इधर बनाकर आप लोगों को कुछ और एग्जांपल देने वाले हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई एक इस तरीके का कंपाउंड आ जाए, जैसे मान लो कि हमने आपको दिया एक इस तरीके ले लेते हैं, CO2 हो गया है हमारा, है ना, CO2 छोड़ो, O3 का निकालना है हमें, इसको बोलते हैं ओजोन। क्या बोलते हैं, ओजोन। O3 का निकालना है तो हम क्या काम करेंगे, ऑक्सीजन लिखेंगे, इसमें एक ही मॉलिक्यूल्स है, और देखेंगे ऑक्सीजन हमारा कितने नंबर पर आता है, इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 16 16 लिखेंगे और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा हमारा। इसका एटॉमिक मास कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, या इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। अब मान लेते हैं यदि मौत दें, देखो NaCl हमारा हो गया ना। लो हम लेते हैं एक अच्छा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, दिमाग में याद तो जाए क्या ले लें, CaCl2 ले लो। चलो वो लड़की सही कह रही, देखो CaCl2 यदि हम लेते हैं, CaCl2, Ca की बात करते हैं, इसको कैल्शियम कहते हैं, और Cl2 हमारे पास क्लोरीन होता है। कैल्शियम देखो, कैल्शियम कितना है हमारे पास 40, और Cl2 कितना है 35। ये 2 बार है हमारे पास, ये हमारे पास 1 बार है, ये आएगा 40 और ये आएगा हमारे पास क्या 70। ठीक है 110 के आसपास हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा 110 के पास हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। जब इसका मॉलिक्यूलर मास ये आ जाता है तो अब हमें छोटी छोटी प्रैक्टिस करना होंगी, जिससे क्या हमारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे बात कर लेते हैं MgCl ले लेते हैं, MgCl2। आप बताएं, देखते हैं आप में से कौन सबसे पहले बताता है, बताओ करो फटाफट। MgCl2 देखते हैं कौन सबसे पहले करता है, MgCl2 सेकंड फास्ट। MgCl2 एटॉमिक मास हमारा लिखा हुआ है ना, और उसके बाद हमें क्या कम करना है, कितना 104 82 104 2 आए, और कोई लक्की 86। आपका बेटा कितना आया 94, एक बच्चे का 94 भी आ जाए। और बताएं आप लोग क्या देख रहे हो, कई सारे वेरिएशन हमारे सामने आ रहे हैं, आपके जो आंसर हैं वो अलग अलग आ रहे हैं सभी बच्चों के। ऐसा ना करें, देखो सुनो, सबसे पहले यदि अपन देखें Mg की बात कर लेते हैं और Cl की बात कर लेते हैं। चलो बस ठीक है, देखो Mg की बात कर लेते हैं, Mg आता है 24 पर और Cl आता है 35। मल्टीप्लाई करो, 1 का मल्टीप्लाई करो 24 और जी कितना आ जाएगा 70। तो जिन बच्चों का 94 था वो बिल्कुल करेक्ट था, और 94 इसका आंसर सही है। क्या है 94 इसका आंसर सही है। तो देखो जी हमने देखा मॉलिक्यूलर मास को निकालने का तरीका। अभी इसके बाद हम देखेंगे नंबर ऑफ मोल निकालना।